हेलो एवरीवन, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम लोग इंटरमीडिएट 2025 एग्जामिनेशन के लिए जो मॉडल सेट जारी कर दिया गया है उसी का सॉल्यूशन करने आए हैं। तो आज हम लोग एक एक क्वेश्चन को बहुत डिटेल्स में सॉल्यूशन करने वाले हैं। तो मैं सारे विद्यार्थियों से यही कहना चाहूँगा कि जो भी अभी अपनी तैयारी को हल्के फल्के में लेकर के चल रहे हैं तो अपनी तैयारी को डबल कर दे, ट्रिपल कर दे, जितना हो सके खूब मेहनत करे, खूब प्रैक्टिस करे और उसके बाद फिर जो है अपनी तैयारी को बेहतर बना करके आप एग्जाम दीजिए। तो चलिए हम लोग एक एक करके सारे क्वेश्चन को डिटेल्स में समझते हैं। एग्जाम का सिलेबस की अगर हम बात कर ले तो एग्जाम का सिलेबस भी सेम वैसी रहा है जैसे पिछले बार था। आपका ऑब्जेक्टिव 70 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था जिसमें आपको 35 डील करना था। सेम इस बार भी वैसे ही है, क्वेश्चन 70 है, 35 आपको डील करना है, 35 आपको छोड़ देना है, ठीक है। उसके बाद वैसे सब्जेक्टिव का भी है कि 20 क्वेश्चन जो है शॉर्ट आंसर टाइप में जिसमें आपको 10 सॉल्व करना है और बाकी जो है लॉन्ग आंसर टाइप में 6 क्वेश्चन है जिसमें आपको 3 सॉल्व करना है। तो एक एक करके हम सारे क्वेश्चन को समझेंगे। तो चलिए देखिए, पहला नंबर क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा बाबू। पहला नंबर क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है? पहला नंबर क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा। पहला नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक वर्ग के 3 सिरों पर समान आवेश रखे गए हैं। यदि Q1 और Q2 के बीच का बल F12 है और Q1 और Q3 के बीच का बल जो है F13 है तो F12 और F13 का रेशियो क्या होगा? ये हमारा क्वेश्चन है। तो इसको हम डील करेंगे और जो भी बच्चे देख रहे हैं वीडियो, हम उससे यही रिक्वेस्ट करेंगे कि सबसे पहले मेरे आंसर देने से पहले जो है आप अपना एक बार आंसर जरूर बनाइएगा। उसके बाद देखिए कि आपका आंसर और हमारा आंसर मैच करता है कि नहीं। अगर मैच कर गया तो अच्छी बात है, आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही है। अगर मैच नहीं कर रहा तो इसका मतलब है कि आपको देखना है कि कहां पर आपने गलती किया है, ठीक है। तो हम देखते हैं बाबू, कह रहा क्वेश्चन में ना कि एक वर्ग है, एक वर्ग है और इस पर जो है 3 आवेश रखा हुआ है। तो मान लेते हैं यहाँ पे Q1 है, यहाँ पे Q2 है, यहाँ पे Q3 रखा हुआ है, ठीक है। अच्छा, तुम्हारे मन में सवाल आ रहा होगा कि Q1 यहाँ रख दे, Q2 यहाँ रख दे, Q3 यहाँ रख दे, पर ऐसा नहीं है। हम लोग जब भी किसी भी वर्ग पे त्रिभुज पे आवेश को बैठाते हैं तो सीरीज में चलेंगे, क्रम में चलेंगे, है ना। अगर यहाँ Q1 है तो उसके बाद यहाँ Q2 डालेंगे, यहाँ Q3 डालेंगे, यहाँ Q4 हो जाएगा। तो ऐसे हमको क्रम में रखना होता है। तो Q1, Q2 और Q3 रख दिए। अब कह रहा है ना क्वेश्चन में कि Q1 और Q2 के बीच जो बल लग रहा है वो F12 है। Q1 और Q2 के बीच जो बल लग रहा है वो F12 है। तो मान लो ये वाला फोर्स जो है हमारा वो F12 है, ठीक है। अब उसके बाद हम देख रहे हैं ना कि Q1 और Q3 के बीच जो बल लग रहा है वो F13 है। Q1 और Q3 के बीच जो बल लग रहा है वो बल मान लेते हैं कितना दिया हुआ बाबू? F13 है। तो हमसे पूछा गया कि F12 और F13 का अनुपात क्या होगा। F12 और F13 का अनुपात, F12 और F13 का अनुपात पूछा गया। तो देखो, हम लोग दो आवेशों के बीच का जो बल है वो कूलॉम के नियम से निकालते थे। आपको याद आ रहा होगा कूलॉम का नियम KQ1 Q2 बटा क्या होता है? R² होता है। ये हमारा फॉर्मूला होता था ना। तो इसको रख करके डील करेंगे तो 1 2 की बात हो रही है तो K1 के जगह पे हम Q1 रखेंगे। और क्वेश्चन में कह रहा है ना कि समान आवेश है। कैसा आवेश है? समान, यानी Q1 भी Q है तो Q2 भी Q है और Q3 भी क्या है? Q है। तो हो जाएगा KQ² और बटा R² की बात कर ले तो अगर हम ये दोनों के बीच की दूरी को A मान लें, ये भी दूरी A मान ले, ये भी दूरी A मान ले, ये भी दूरी A मान ले, क्योंकि वर्ग है, वर्ग की भुजा क्या होती है? बराबर। तो KQ² बटा क्या हो जाएगा? A²। अब ऐसे हम देखेंगे बाबू तो 3 और 1 के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो √2a हो जाएगा, वर्ग का विकर्ण जो होता है ना। तो ऐसे यहां पर हम देखेंगे तो फिर से हो जाएगा KQ² और बटा √2a² करेंगे, यहाँ पे √2a² कर देंगे यहाँ पे। तो देख रहे हैं KQ² से KQ² कट जाएगा तो ऊपर में कितना बच गया? 1/a²। तो ये नीचे आ जाएगा 1/a² और ये √2a² कहाँ चला जाएगा? ऊपर। तो हो जाएगा ये 2a² हो जाएगा, है ना। अब देखो यहाँ पे a² से a² कट गया तो बच गया कितना? 2। F12 बटा F13 बराबर आ गया आपका 2। तो इसका सही आंसर क्या हो गया? 2। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, है ना। क्लियर है? चलिए तो आगे बढ़ जाए हम लोग। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है कि एक उदासीन धात्विक गोले से जब 10 के पावर 14 इलेक्ट्रॉन हटा दिए जाते हैं, 10 के पावर 14 इलेक्ट्रॉन निकाल लिए बाहर, है ना। तो जब हटा दिए जाते हैं तब गोले पर कितना आवेश हो जाएगा? तो देखो, आवेश का फॉर्मूला हम लोग को पता है, Q बराबर क्या होता है? Ne। Q बराबर क्या होता है? Ne। N का मान क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है? तो N का मान दिया हुआ है 10 के पावर 14 इलेक्ट्रॉन, है ना।
और ई की बात अगर कर ले बाबू तो ई का मान कितना दिया हुआ है, तो ई का मान 1.6 गुने 10 के पावर -19 ई होता है इलेक्ट्रॉन पर आवेश। अब देखो इन दोनों को जब सॉल्व करेंगे तो 1.6 इंटू 14 और में से 19 जाएगा, कितना बच जाएगा, -5 हो जाएगा, गुना में पावर जुड़ जाता है, ठीक है, बेस इक्वल हो। तो अब यही पॉइंट को हम हटा देंगे तो नीचे 10 हो जाएगा और ये ऊपर जाएगा तो -6 हो जाएगा। तो 16 गुने 10 के पावर -6 कूलम, इसी चीज को हम लोग 16 माइक्रो कूलम कह सकते हैं। क्या कहते हैं इसको, 16 माइक्रो कूलम। अब क्वेश्चन में कह रहा था ना कि इलेक्ट्रॉन को हटा दिए जाते हैं, हटा दिए जाते हैं मतलब इलेक्ट्रॉनों की कमी हो रही, और जब इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी तो कैसा आवेश, जल्दी बोलो, इलेक्ट्रॉनों की कमी कैसा आवेश, धन आवेश, है ना। तो इसलिए इसके ऊपर में 16 माइक्रो कूलम का धन आवेश आ जाएगा। कैसा आवेश आ जाएगा, धन आवेश, है ना। चलिए आगे बढ़ जाए बाबू। अब अगला क्वेश्चन में कह रहा है ना कि समविभवी पृष्ठ और विद्युत बल रेखाओं के बीच का कोण क्या होगा। तो जल्दी बताओ, समविभवी पृष्ठ और विद्युत क्षेत्र रेखाओं के बीच का कोण कितना होगा, कितना होगा कोण। तो हम लोग देखते हैं ना, समविभवी पृष्ठ जो होती है, अगर मान लो ये हमारा समविभवी पृष्ठ है तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं जो हमेशा इससे लंबवत होती है ना, विद्युत क्षेत्र की दिशा इधर है और समविभवी पृष्ठ ये है। अगर विद्युत क्षेत्र ऊपर जा रही तो समविभवी पृष्ठ उसके लंबवत बनेगा। तो दोनों के बीच का एंगल कितना बन गया आपका, 90 डिग्री बन जाएगा, है ना। चलिए आगे बढ़ जाए अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है बाबू कि Q आवेश से आवेशित R त्रिज्या का एक गोलीय चालक के केंद्र से बाहर x दूरी पर विद्युत विभव का मान कितना होगा। कह रहा है कि एक गोलीय चालक है, इसको हम लोग क्या किए, Q आवेश से आवेशित कर दिए, इसकी त्रिज्या कितनी है R। तो पूछा गया इस चालक से x दूरी पर बाहर बिंदु पर मान लो यहां पे विद्युत विभव का मान कितना होगा। तो ये तो एक फार्मूला है ना कि गोले के बाहर बिंदु पर कितना होगा, गोले के सतह पर कितना होगा और गोले के अंदर कितना होगा। तो बाहरी बिंदु पर V का जो मान होता है वो KQ बटा R होता है, और यहां से यहां तक के केंद्र से बाहर तक की दूरी x दिया हुआ है, तो KQ बटा x हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा सही इसका, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, है ना, KQ बटा x। चलिए आगे बढ़ जाए। चलिए अगला क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, 5वां नंबर क्वेश्चन क्या दिख रहा है, कह रहा है ना कि एक अल्फा कण को 200 वोल्ट विभवांतर से त्वरित किया जाता है। एक अल्फा कण को कितना विभवांतर से त्वरित करते हैं, 200 वोल्ट से, है ना, 200 वोल्ट विभवांतर से त्वरित किया जाता है, तब इसके गतिज ऊर्जा में वृद्धि होगी। इसका गतिज ऊर्जा कितना हो जाएगा, ये हमारा सवाल है। तो हम लोग को पता है बाबू कि गतिज ऊर्जा जो है इस केस में हाफ mv² जो होगा वो Q इंटू V के बराबर हो जाएगा, है ना, उसके जो है पोटेंशियल एनर्जी के बराबर हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे कह रहा है अल्फा कण है, तो अल्फा कण पे जो आवेश होता है ना वो 2 प्रोटॉन के बराबर होता है, तो इसको लिख सकते हैं 2e और गुने V। वोल्टेज का मान कितना है, तो 200 वोल्ट पे करना है, तो 200 दूना कितना हो जाएगा 400 और E और उसके बाद फिर V हो जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन वोल्ट में इसका एनर्जी आ जाएगा, है ना। तो 400 E इंटू V, तो 400 EV 400 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आपका सही आंसर, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही आंसर। चलिए आगे बढ़ जाए। चलिए अगला क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा कि सी धारिता के संधारित्र में संग्रहित ऊर्जा क्या होगी जबकि उसका विभव भी तक बढ़ाया जाए, है ना। तो कह रहा है ना कि एक संधारित्र है, उसकी धारिता कितनी है, उसकी धारिता सी है, और उसको उसमें पूछ रहा है कि इसमें कितना एनर्जी स्टोर होगा यदि इसको जो है भी वोल्ट तक के बढ़ा दिया जाए, यानी इसका वोल्टेज 0 से भी तक के बढ़ा दिया जाए। तो हम सबको पता है कि एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है वो हाफ CV² होता है, तो इसका एनर्जी जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, हाफ CV², ऑप्शन नंबर बी सही। चलिए आगे बढ़े। अब देखिए सवाल में कह रहा है ना कि n एक समान गोलीय बूंद जो समान विभव भी तक आवेशित है मिलकर एक बड़ी बूंद बनाती है, तब नई बूंद का विभव क्या होगा, है ना। तो कह रहा है ना कि छोटा छोटा ढेर सारा बूंद है और बूंद की संख्या कितनी है, n है, और सब बूंद पर विभव कितना था, भी था। बोला सब मिल करके एक बड़ी बूंद बना ली, तब नई बूंद की विभव क्या होगी। तो हम मान लेते हैं कि मेरे पास ढेर सारी छोटी छोटी बूंद है और ये बूंद की संख्या कितनी है बाबू, n है ना। ये टोटल बूंद की संख्या कितनी है, n है, और इन सब को मिलाकर के एक बड़ी बूंद बनाते हैं। तो पूछा गया कि अगर हम सब पे मान लीजिए कि छोटा छोटा जो बूंद है सबका विभव भी है, तो जो बड़ा बूंद तैयार होगा उसका विभव कितना होगा। अगर उसको हम V' मान ले तो V' का मान कितना होगा, ये हमारा सवाल है। तो देखो अगर हम बात कर ले छोटे बूंद की विभव की, अगर हम यहाँ पे लिखें कि छोटे बूंद की जो विभव होगी, छोटे बूंद की जो विभव है, इस विभव को अगर हम लिखे बाबू ऐसे करके, तो हमको मिल जाएगा V बराबर KQ बटा R हो जाएगा।
अगर हम मान ले इस पे आवेश कितना दिया हुआ है Q, और इस छोटे बूंद की जो त्रिज्या है वो छोटा है, तो इसलिए इसका त्रिज्या हम स्मॉल r मान लेते हैं, है ना। इसके त्रिज्या को हम कितना मान लेते हैं, स्मॉल r मान लेते हैं। इसकी त्रिज्या को हम, छोटे बूंद की जो त्रिज्या है और इसकी आवेश को भी हम स्मॉल q मान लेते हैं, ठीक है। चलिए तो हम देखते हैं ना कि छोटी बूंद की जो है आवेश मान लो Q है और इसकी त्रिज्या हम मान लेते हैं स्मॉल r। सपोज करते हैं कि इसके पास, हर एक के पास में जो है छोटा बूंद के पास में Q आवेश है और इसकी त्रिज्या कितनी है, स्मॉल r दिया हुआ है, ठीक है। तो ये छोटे बूंद का विभव के लिए एक फॉर्मूला बन गया KQ/R। अब कह रहा है कि सबको मिला करके एक बड़ी बूंद बनाइए, तो बड़ी बूंद का विभव क्या होगा। तो बड़ी बूंद का विभव निकालने के लिए सबसे पहले हमको पता करना पड़ेगा कि बड़ी बूंद की जो त्रिज्या है, वो त्रिज्या को अगर हम r मान ले तो r का मान कितना होगा। तो हम सबको पता है कि इसका आयतन और इसका आयतन आपस में क्या होगा, बराबर हो जाएगा। तो इसका आयतन, छोटी बूंद का आयतन है ना, छोटी बूंद का आयतन ये बराबर होगा बड़ी बूंद के आयतन का, ठीक है। बड़ी बूंद के आयतन के बराबर हो जाएगा। अब बड़ी बूंद के आयतन के बराबर हो जाएगा तो आयतन बराबर फॉर्मूला क्या होता है, 4/3 पाई स्मॉल r का Q छोटी बूंद के लिए। अब ऐसी कितनी नंबर में है, तो n नंबर में, इंटू n कर देंगे, और बड़ी बूंद की जो आयतन होगी 4/3 पाई r क्यूब, कैपिटल R क्यूब में हो जाएगा। तो आपको दिख रहा होगा 4/3 से 4/3 कट जाएगा, पाई से पाई कट जाएगा, है ना। यहाँ पे r क्यूब है और यहाँ पे क्या है, कैपिटल R क्यूब है। तो r का मान जब निकालेंगे तो हो जाएगा r इंटू n के पावर 1/3। कितना आ जाएगा, n के पावर 1/3, क्योंकि ये 3 इधर आएगा तो 1/3 हो जाएगा, है ना। तो ये रेडियस का मान निकल गया। तो अब हम बड़ी बूंद का विभव जब निकालेंगे तो बड़ी बूंद का जो विभव आएगा, बड़ी बूंद का जो विभव आ जाएगा बाबू, वो कितना आ जाएगा, तो इसको v डैश माने थे ना, तो v डैश बराबर k, उसके बाद q की बात अगर कर ले हम, तो इस पे टोटल आवेश कितना होगा, तो आंसर है कि सबको मिला देंगे तो आवेश की संख्या भी, आवेश जो भी कंजर्वेटिव होता है ना, तो आवेश भी इस पे क्या होगा, मिल जाएगा, सबको जुट करके आएगा। तो अगर इस पे q, इस पे q, इस पे q, और टोटल आवेश की टोटल बूंद की संख्या n है, तो टोटल आवेश कितना हो जाएगा, nq हो जाएगा, है ना। तो n इंटू q हो गया, n इंटू q हो गया, है ना। अब बटा r की बात अगर कर ले तो इसके पास r का वैल्यू कितना है, r इंटू n के पावर 1/3 है। तो अब तुमको दिख रहा होगा बाबू कि KQ/R, KQ/R के जगह पर हम v रख देंगे तो v डैश बराबर हो जाएगा v इंटू n बाई n के पावर 1/3। अब जब ये n के पावर 1/3 ऊपर चला जाएगा तो v इंटू n के पावर 1 माइनस 1/3 तो हो जाएगा 2/3। तो v इंटू n के पावर 2/3, ये आया आपका v डैश का मान। v डैश का मान कितना आ गया, v इंटू n के पावर 2/3, v इंटू n के पावर 2/3। ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा ना, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, v इंटू n के पावर 2/3। तो थोड़ा सा ये लेंदी क्वेश्चन था, है ना। अदरवाइज ये तो मतलब एक ट्रिक भी होता है, डायरेक्ट हम लोग याद भी रख लेते हैं, v इंटू n के पावर 2/3। आगे बढ़ जाए, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन में क्या कह रहा है बाबू, अगला क्वेश्चन में कह रहा है ना कि एक समांतर प्लेट संधारित्र के प्लेटों के बीच विद्युत क्षेत्र 10 के पावर 5 वोल्ट पर मीटर है। कितना विद्युत क्षेत्र है, 10 के पावर 5 वोल्ट पर मीटर है। यदि संधारित्र के प्लेटों पर आवेश 1 माइक्रोकूलम हो तो संधारित्र के प्रत्येक प्लेट पर बल का मान कितना होगा। आपसे पूछ रहा ना कि यह समांतर प्लेट संधारित्र है, ये आपका समांतर प्लेट संधारित्र है, ठीक है। और इसमें जो है आवेश दिया गया है वो 1 माइक्रोकूलम दिया गया है, इसको 1 माइक्रोकूलम, तो इस पे जो है इंडक्शन की वजह से नेगेटिव -1 माइक्रोकूलम आ जाएगा। तो आपसे पूछा गया है कि, और इसके बीच का जो विद्युत क्षेत्र है वो 10 के पावर 5 वोल्ट पर मीटर है, वोल्ट पर मीटर है। तो आपसे पूछा गया कि प्रत्येक प्लेट पर बल का मान कितना होगा, बल निकालना है। तो देखो हम लोग बल कैसे निकालेंगे, तो हमारे पास फॉर्मूला है एनर्जी का, U बराबर हाफ CV² होता है। तो पहले हम इस फॉर्मूला से हम पहले बल का फॉर्मूला निकाल लेते हैं ना। तो देखो कैसे बल का फॉर्मूला निकालेंगे बाबू, तो ये U एनर्जी है, और एनर्जी का डेफिनेशन क्या होता था कि किसी कैपेसिटर को जो है अनावेशित से आवेशित करने में, है ना, जब उसके पास कोई आवेश नहीं था तब से लेकर के आवेशित करने में जितना काम करना पड़ता है उसी को एनर्जी कहते हैं। तो एनर्जी एक काम के बराबर हुआ, तो हम लिख सकते हैं ना U बराबर W भी कह सकते हैं। और काम बराबर फॉर्मूला होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। वर्क के बराबर फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो हम वर्क की जगह पे फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट लिख सकते हैं, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो 1/2 C इंटू क्या हो जाएगा, V²। कोई दिक्कत है तक समझने में। अब अगर हम यहां से D को इधर भेज देंगे तो F बराबर आ जाएगा 1/2 CV² और बटा क्या हो जाएगा D। तो ये हमारा फॉर्मूला बन गया,
फोर्स का CV स्क्वायर बाई 2D। अब देखो यहां से हम चाहे ना तो इसी फार्मूला को, क्योंकि यहां देख रहे हैं हमारे क्वेश्चन में इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है और चार्ज दिया हुआ है, पर हमारे पास जो आ रहा है CV स्क्वायर बाई D, तो C तो हमको पता ही नहीं है, तो इस फार्मूला को थोड़ा सा चेंज करके ऐसे लिख सकते हैं 1/2 गुने C जैसे है वैसी, और V स्क्वायर को V गुने V लिख सकते हैं, और बटा क्या हो जाएगा D। तो अब तुमको दिख रहा होगा बाबू V बटा D जो है ना वो इलेक्ट्रिक फील्ड के बराबर होता है, और C गुने V जो है वो आवेश के बराबर होता है। तो इसी फार्मूला को लिखेंगे C गुने V के जगह पे आवेश और V बटा D के जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड। तो फार्मूला हमारा हो जाएगा 1/2 गुने Q गुने E। अब ये फार्मूला को यहाँ पे रख के 1/2 गुने Q और गुने E। अब 1/2 Q का मान क्वेश्चन में 1 माइक्रोकूलम मतलब 10 के पावर -6, और E का मान कितना है 10 के पावर 5 हो गया। तो 10 के पावर 5 और 10 के पावर 6 अगर हम सॉल्व करेंगे तो 10 के पावर -1 आएगा, यानी 1 कितना हो जाएगा 200 हो जाएगा, है ना। 1 कितना हो जाएगा 10 के पावर 1 आया, -1 नीचे आ गया तो 1/200, और 1/200 को जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो 0.005 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 0.005, है ना। चलिए आगे बढ़ जाए अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए अगला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है कि चुंबकीय क्षेत्र B में स्थित M चुंबकीय आघूर्ण वाले धारा पास द्वारा अनुभूत बल आघूर्ण कितना होगा। तो टॉर्क के बराबर क्या होता है M क्रॉस B, ये हमारा फॉर्मूला होता है ना, तो M क्रॉस B हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ जाए। अगला सवाल कह रहा है ना कि चुंबकीय क्षेत्र का मान घटने से चुंबकीय सुई का जो आवर्तकाल होता है, तो याद करो बच्चों चुंबकीय सुई का जो आवर्तकाल पढ़ाया गया था आपको, तो आवर्तकाल के लिए फॉर्मूला आपको क्या दिए थे, T बराबर 2 पाई अंदर रूट I बटा MB। क्या आपका फॉर्मूला आया था I बटा MB। तो क्वेश्चन में कह रहा है ना कि चुंबकीय क्षेत्र का मान को घटाने से क्या करना है, चुंबकीय क्षेत्र को घटाना है। तो B का मान अगर हम घटाएंगे तो टाइम पीरियड के मान में क्या परिवर्तन आएगा। तो देखो B का मान अगर हम घटाते हैं तो T का मान क्या होगा, बढ़ जाएगा, क्योंकि एक दूसरे से इनवर्सली प्रोपोर्शनल में, T इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल ऑफ रूट B हो गया ना, तो B का मान क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा, B। चलिए आगे बढ़ जाए। चलिए अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसका उपयोग जो है पौधा घरों में होता है ना, प्लांट हाउस में किस तरह के किरणों का इस्तेमाल करेंगे, गामा किरण का, या फिर एक्स किरणों का, या फिर पराबैंगनी किरणों का, या फिर अवरक्त किरणों का, है ना। तो प्लांट हाउसेस में जो है पराबैंगनी किरण का इस्तेमाल किया जाता है ना, पौधों को ग्रो करने के लिए, है ना। तो यूवी रेज का इस्तेमाल किया जाता है, और कीटनाशक वगैरह जो भी है, ऐसे भी पराबैंगनी किरण जो होती है वो एक कीटनाशक की तरह काम करती है, ठीक है। तो पौधों में जो है कीड़ा वगैरह नहीं लग जाए इसलिए अल्ट्रावायलेट रेज का इस्तेमाल किया जाता है। अब अगला जो है क्वेश्चन है कि किसी विद्युत चुंबकीय तरंग का वेक्टर E सदिश x अक्ष की दिशा में है और h सदिश जो है वो z अक्ष की दिशा में है, तो उस तरंग की गति की दिशा किधर होगी। तो हम लोग को पता है कि तरंग की जो गति की दिशा होती है वो E क्रॉस B के लंबवत होती है ना, E क्रॉस B, यानी E और B के लंबवत होती है। तो E क्रॉस B का डायरेक्शन में होगा विद्युत चुंबकीय तरंग की दिशा, तो E क्रॉस B का जो डायरेक्शन होगा, तो E कह रहा है x में, h कह रहा है z में, तो h x और z का जो लंबवत होगा वो कौन होगा, y अक्ष हो जाएगा। तो y अक्ष में हमारा आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है ना कि बेतारी तार संचार का आविष्कार किसने किया था, है ना। वायरलेस टेलीग्राफी का जो आविष्कार किया था वो आविष्कार किसने किया था, मार्कोनी ने किया था। किसने किया था, मार्कोनी ने, सबसे पहले मार्कोनी ने किया था, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन में कह रहा है कि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने में प्रकाश की किरण मुड़ जाती है, तो किरण के मुड़ने को क्या कहा जाता है ना। तो हम लोग को पता है कि प्रकाश अपने रास्ते से मुड़ जाती है, इस घटना को क्या कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं, है ना। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, प्रकाश का अपवर्तन। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो अगला क्वेश्चन क्या है कि किस कारण से हवा का बुलबुला जो है पानी में चमकता नजर आता है। हवा का बुलबुला पानी में चमकता नजर आता है किस कारण से। तो पहला ऑप्शन क्या आपका परावर्तन से, बी में क्या आपका अपवर्तन से, सी में क्या आपका विवर्तन से, और डी में क्या है पूर्ण आंतरिक परावर्तन से। तो हवा का बुलबुला जो है पानी में चमकता हुआ नजर आता है किससे, तो प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन से, है ना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो ये सब जो था आपका बस कंसेप्ट बेस्ड सवाल था। अगला क्वेश्चन जो है एक न्यूमेरिकल बेस्ड सवाल है। 16 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि एक उभयोत्तल लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक 1.5 है, इसकी फोकस दूरी का मान क्या होगा यदि प्रत्येक तल की वक्रता त्रिज्या जो है वो 20 सेंटीमीटर है। कितना है, 20 सेंटीमीटर, है ना। कह रहा है कि एक उभयोत्तल लेंस यानी उत्तल लेंस,
अब उत्तल लेंस की जो वक्रता त्रिज्या दी हुई है वो वक्रता त्रिज्या कितना दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर दोनों का, प्रत्येक तल का। तो हम लोग को पता है कि ये हो जाता है इसका R1, तो R1 बराबर भी दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर, ये इसका R2 और R2 बराबर भी कितना दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर। हम लोग को ये भी पता है कि R1 जो होता है वो प्लस में होता है और R2 जो होता है वो माइनस में होता है। और लेंस की फोकस निकालने का फॉर्मूला है लेंस मेकर फॉर्मूला 1/f बराबर μ1 इंटू 1/R1 माइनस 1/R2। अब यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे तो म्यू का मान क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है 1.5, तो 1.5 रखेंगे, -1 इंटू 1/R1। तो R1 की अगर बात कर ले बाबू तो R1 का मान क्या है +20 है, कितना दिया हुआ +20 है ना, तो यहाँ पे हम 20 रख दिए, फिर माइनस जैसे था वैसे रहने दिए, और R2 का मान -20 है ना, डायरेक्शन जब साइन कन्वेंशन लेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा +20। अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो 1.5 - 1 कितना आ जाएगा 0.5 हो जाएगा। अब उसके बाद यहाँ पे देख रहे हैं 1/20 + 1/20 कितना हो जाएगा 2/20, तो 2/20 रख दिए। अब यहाँ पे पॉइंट को जब हटाएंगे तो नीचे 10 हो जाएगा, 2 से काटेंगे तो 2 × 5 = 10 और फिर ये 5 से 5 कट जाएगा। तो फाइनली जो हमारे पास दिखा ये 1/f के बराबर आ रहा था, तो 1/f बराबर कितना दिख गया, तो इधर कुछ नहीं है तो 1 बचा और इधर 20 बच गया, तो 1/20। इसी चीज को जब पलट देंगे तो हो जाएगा 20 सेंटीमीटर। तो फोकस दूरी कितना हो जाएगा 20 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन नंबर सी सही इसका, क्या ऑप्शन सही हो जाएगा सी नंबर, है ना। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन में है कि एक उत्तल लेंस ऐसे पदार्थ का बना है जिसका अपवर्तनांक 1.5 है। इस लेंस को यदि पानी में डाल दिया जाए तो यह किसके समान व्यवहार करेगा, ये बिहेव कैसे करेगा, है ना। तो देखो लेंस में ना 3 तरह का कंडीशन होता है कि अगर हम लेंस को जो है ऐसे द्रव में डुबाएं जिसका अपवर्तनांक लेंस के अपवर्तनांक से कम हो, जिसका अपवर्तनांक लेंस के अपवर्तनांक के बराबर हो और जिसका अपवर्तनांक लेंस के अपवर्तनांक से ज्यादा हो, है ना। तो ये तीनों कंडीशन में क्या होता है, इससे पहला कंडीशन है कि अगर मान लो कि लेंस का जो अपवर्तनांक, एक बार कंसेप्ट समझ लेते हैं कि लेंस का अपवर्तनांक को हम मान लेते हैं μ2, और जो माध्यम है जिस द्रव्य में डुबा रहे हैं, है ना, माध्यम का अपवर्तनांक अगर हम मान लेते हैं μ1 है, तो अगर μ2 का मान बड़ा होगा और μ1 का मान छोटा होगा तो लेंस की प्रकृति में कोई असर नहीं आएगा, यानी उत्तल लेंस है तो उत्तल लेंस ही रहेगा और अवतल है तो अवतल ही रहेगा। लेकिन इस केस में उसकी फोकस दूरी जो होगी वो बढ़ जाएगी, यानी अगर लेंस का अपवर्तनांक ज्यादा और जिस माध्यम में उसको डुबा रहे हैं उसका अपवर्तनांक कम, तो ऐसे केस में लेंस की प्रकृति में कोई परिवर्तन नहीं आएगा, लेकिन लेंस की फोकस दूरी हवा की तुलना में बढ़ जाएगी। और अगर दूसरा केस हम मान ले कि μ2 और μ1 दोनों बराबर हो जाएगा, तो इस केस में लेंस की फोकस दूरी अनंत हो जाएगी और लेंस लेंस की तरह नहीं बल्कि एक प्लेट की तरह बिहेव करेगा, या अदृश्य हो जाएगा, ठीक है। और तीसरा केस में अगर कि μ2 का मान छोटा और μ1 का मान बड़ा हो जाए, है ना, लेंस का अपवर्तनांक कम रहे और माध्यम का अपवर्तनांक ज्यादा हो जाए, तो इस केस में फोकस दूरी ऋणात्मक हो जाती है। यानी कहने का मतलब है कि उत्तल लेंस जो है वो अवतल बन जाएगा और अवतल जो है उत्तल बन जाएगा। तो हमारा जो सवाल है उसमें कह रहा है कि लेंस का अपवर्तनांक 1.5 है और इसको डुबाना कहाँ है पानी में, तो पानी का अपवर्तनांक होता है 1.3, तो 1.3 से 1.5 क्या है ज्यादा है, यानी पहला नंबर कंडीशन फॉलो कर रहा है। तो इस केस में क्या होगा फोकस दूरी इसकी बढ़ जाएगी, पर लेंस की प्रकृति में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। तो लेंस कैसा था बाबू, उत्तल लेंस था, तो अब भी उत्तल लेंस ही रहेगा। तो उत्तल लेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, अभिसारी लेंस कहते हैं ना, कन्वर्जिंग लेंस कहते हैं, तो आपका कन्वर्जिंग लेंस आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि 3 लेंस जिसकी फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर और 60 सेंटीमीटर है, एक दूसरे से सटे हैं, संपर्क में रखे हुए हैं, तो इस संयोजन की फोकस दूरी क्या होगी। तो आपको पता है कि जब लेंसों को आपस में सटा कर देते हैं तो फोकस का फॉर्मूला होता है 1/f बराबर 1/f1 प्लस 1/f2 प्लस 1/f3 प्लस ऐसे चलते रहेगा, है ना। तो 3 हमारे पास क्वेश्चन में, तो f1 का मान कितना है बाबू 20, f2 का मान कितना है -30 और f3 का मान कितना है आपका 1/60 है। तो आपको दिख रहा होगा 20, 30, 60 का अगर हम एलसीएम लेते हैं तो आएगा 60, 20 × 60, यहां पर प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 30 दूना 60 और 60 एकम 60, तो 3 1 4, 4 में से 2 जाएगा तो 2 बच जाएगा, 2/60 को काटेंगे तो 30 आ जाएगा और जब पलट देंगे तो 30 सेंटीमीटर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी 30 सेंटीमीटर, है ना। बस फॉर्मूला बेस्ड सवाल था। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है
कि यदि किसी दूरदर्शक के अभिदृश्यक एवं नेत्रिका की फोकस दूरी क्रमशः 20 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर है, तब इस दूरदर्शक का आवर्धन क्षमता क्या होगा। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दूरदर्शक के अभिदृश्यक और नेत्रिका, अभिदृश्यक की फोकस दूरी 20 है और नेत्रिका की जो फोकस दूरी है, नेत्रिका की जो फोकस दूरी है वो 2 सेंटीमीटर। वैसे भी दूरदर्शी में अभिदृश्यक की फोकस ज्यादा होती है, तो क्षमता पूछा गया, तो क्षमता का फॉर्मूला होता है FO बटा FE। तो M बराबर FO का मान कितना दिया हुआ है 20 और FE का मान दिया हुआ 2, तो 2 दही के कितना हो जाएगा 20, तो आपका आ जाएगा इसका क्षमता 10, है ना, 10 गुना बड़ा प्रतिबिंब बनाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन में कह रहा है ना कि निकट दृष्टि दोष वाली आंखें साफ साफ देख सकती है। क्वेश्चन में कह रहा है ना कि निकट दृष्टि दोष में जिस व्यक्ति को निकट दृष्टि दोष हो जाएगा उसको कहां पर की वस्तु साफ साफ दिखाई देगी, दूर की या नजदीक की। तो निकट दृष्टि दोष किसे कहते हैं, तो वह दोष जिसमें निकट की वस्तुएं साफ साफ दिखाई देती है और दूर की वस्तु जो है नहीं दिखाई देती है, उसको हम लोग कहते हैं निकट दृष्टि दोष, है ना। तो इसमें क्या होगा, निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तुएं जो है साफ साफ दिखाई देगी। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सही, इसका सी हो जाएगा, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है कि जब हम किसी वस्तु को देखते हैं तो रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब जो होगा वो कैसा होता है। तो हम लोग को पता है कि मानव नेत्र में उत्तल लेंस होता है और उत्तल लेंस कैसा प्रतिबिंब बनाएगा, वास्तविक और उल्टा बनाता है ना। तो कैसा रेटिना पर बनता है इमेज, वास्तविक बनता है, किरणें मिलती है, और उल्टा इमेज बनता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि एक प्रिज्म से होकर गुजरने वाले श्वेत प्रकाश का न्यूनतम विचलित अवयव होता है। तो कौन सा किरण जो है जब प्रिज्म से गुजरेगा, एक प्रिज्म से जब हम किरण को गुजारेंगे तो कौन सा किरण का विचलन जो है न्यूनतम होगा, सबसे कम विचलित कौन होगा। तो हम लोग को पता है कि जब यहां से हम किरण गुजारेंगे तो पहले जो है लाल किरण गुजरती है ना। उसके बाद फिर हम देखेंगे सबसे लास्ट में देखते हैं, तो सबसे लास्ट में जो होता है वो बैगनी किरण गुजरता है। तो विचलन सबसे, इसके बीच में फिर बाकी जितने सारे किरणें हैं सातों किरण आएगी। तो सबसे कम झुकाव किसका हुआ, तो देखिए सबसे ज्यादा झुकाव बैगनी का हुआ और सबसे कम झुकाव किसका हुआ, लाल का हुआ, है ना। तो जिसका झुकाव कम होगा उसका विचलन कम होगा, तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सही, ऑप्शन नंबर ए लाल। तो लाल का विचलन क्या होता है, सबसे कम होता है। अब अगला क्वेश्चन में पूछा जा रहा है हमसे, अगला क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा जा रहा है कि कांच से हवा में जाती प्रकाश किरण का क्रांतिक कोण जो है वो न्यूनतम होता है। तो किसके लिए न्यूनतम होता है, तो ये हमसे सवाल में पूछा गया है कि कांच से हवा में जाती प्रकाश किरण का क्रांतिक कोण न्यूनतम किसका होता है। तो देखो क्रांतिक कोण का जो फॉर्मूला होता है ना बाबू, साइन सी बराबर होता है 1/μ या फिर म्यू बराबर हो जाएगा 1/sin c। तो जिसका अपवर्तनांक कम होगा उसका क्रांतिक कोण सबसे अधिक और जिसका अपवर्तनांक सबसे ज्यादा होगा उसका क्रांतिक कोण सबसे कम। तो अगर हम बात कर ले कि जब हम किसी भी प्रिज्म से या किसी भी अपवर्तक सतह से जब प्रकाश को गुजारेंगे तो सबसे ज्यादा विचलन जो है वो बैगनी का होगा, यानी सबसे ज्यादा अपवर्तनांक किसके लिए होगा, बैगनी रंग के लिए होगा। तो जिसका अपवर्तनांक सबसे ज्यादा उसका क्रांतिक कोण क्या हो जाएगा, सबसे कम। तो इसलिए सही आंसर क्या है इसका, बैगनी रंग के लिए। तो ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्राथमिक इंद्रधनुष बनता है, प्राथमिक इंद्रधनुष कब बनता है, सूर्य के प्रकाश का वर्षा की बूंद में प्राथमिक इंद्रधनुष बनने के लिए क्या क्या घटना है। तो हम लोग को पता है कि प्राथमिक इंद्रधनुष जब बनता है तो उसमें 2 बार अपवर्तन होता है और 1 बार आंतरिक परावर्तन होता है। एक बार ऐसे लाइट जो आई वो इस तरह से डेविएट होने के बाद यहां पर प्रकाश का वर्ण विक्षेपण होगा, तो 1 बार परावर्तन हुआ, फिर उसका पूर्ण आंतरिक परावर्तन हुआ और उसके बाद फिर अपना मीडियम को चेंज करके वापस ये बाहर निकल गई। तो 1 बार प्रकाश का परावर्तन यहां हुआ, 1 बार प्रकाश का परावर्तन यहां हुआ, है ना। तो 2 बार अपवर्तन हुआ, 1 बार प्रकाश का अपवर्तन यहां हुआ, 1 बार प्रकाश का अपवर्तन यहां हुआ। तो 2 बार अपवर्तन और 1 बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सही, इसका सी नंबर सही हो जाएगा, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि प्रकाश के तरंग सिद्धांत के अनुसार जो है प्रकाश के वर्ण का निर्णायक है ना। एक्चुअल में तुमसे पूछ रहा है कि कलर ऑफ लाइट जो होती है वो किससे डिसाइड होती है, प्रकाश के वर्ण का, प्रकाश के कलर का जो है कौन मतलब सबसे ज्यादा कलर के लिए जो है उपयोगी है। तो आयाम है या फिर तरंग की चाल है या फिर आवृत्ति है या फिर कला है। तो हम लोग को पता है कि प्रकाश का रंग जो है, हाइगेंस साहब ने बताया था कि प्रकाश के अलग अलग रंगों का कारण होता है प्रकाश का तरंगदैर्घ्य। क्या होता है तरंगदैर्घ्य, तो तरंगदैर्घ्य तो ऑप्शन में है नहीं, पर हम लोगों को पता है एक फॉर्मूला न्यू बराबर होता है c/λ। तो तरंगदैर्घ्य का जस्ट उल्टा कौन होता है, न्यू होता है ना, यानी आवृत्ति। इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, आवृत्ति हो जाएगा, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है कि अज्ञात आकार
वाले एक सुदूर स्थित स्रोत से आने वाले प्रकाश का तरंगार्घ कैसा होगा। तो जब दूर से कोई प्रकाश की तरंगार्घ आएगी तो चाहे वो किसी भी मतलब आकृति में आ रहा हो, किसी भी साइज में आ रहा हो, है ना, चाहे वो रेखीय स्रोत है आपका, चाहे बिंदुवत स्रोत है, तो बहुत दूर से जब तरंगार्घ आती है तो वो कैसे दिखती है हमको, समतल दिखती है। ठीक है, तो इसका सही आंसर समतल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, समतल। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दो स्रोतों को कला संबद्ध तब कहा जाता है जब उनके क्या बराबर होगा। तो कला संबद्ध स्रोत हम वैसे स्रोत को कहते हैं जिनकी जो है आवृत्ति बराबर होनी चाहिए और कलांतर जो है समय के साथ में नियत रहे। तो कलांतर क्या होना चाहिए, उसका नियत रहना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो गया, है ना। अब आगे कह रहा है कि कलांतर में अनियमित परावर्तन होता है। अच्छा, ये तो उसी का है शायद। 28 नंबर में क्या है, रचनात्मक व्यतिकरण के लिए किसी बिंदु पर पहुंचने वाली दो तरंगों के बीच का कलांतर होनी चाहिए। तो कंस्ट्रक्टिव के लिए, रचनात्मक व्यतिकरण के लिए जो कलांतर होता है बाबू, वो कलांतर कितना होता है, तो कलांतर इसका हो जाता है शून्य हो जाता है ना, शून्य हो जाता है। ऐसे इसका कलांतर का जो फॉर्मूला होता है वो 2n पाई होता है। तो n का मान 0 से लेके चलेंगे तो या तो शून्य होगा या तो फिर 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई। तो हमारे पास 2 पाई का कोई ऑप्शन नहीं है, जो भी है सब कुछ फ्रैक्शन में दिया हुआ है और एक सिंगल पाई है। तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए। अब अगला है कि फ्रिंज की चौड़ाई जो है वो कौन सी दूरी है, फ्रिंज की जो चौड़ाई है वो किस तरह की दूरी है। तो पहला ऑप्शन में केवल दो काली फ्रिंजों के बीच की दूरी है, केवल दो चमकीली फ्रिंजों के बीच की दूरी है, किन्हीं दो कर्मवर्ती, है ना, काली या चमकीली फ्रिंजों के बीच की दूरी है। तो हम लोग को पता है कि फ्रिंज की चौड़ाई जो होती है, इसकी परिभाषा क्या होता है कि किन्हीं दो लगातार दीप्त या अदीप्त फ्रिंजों के बीच की दूरी को हम, यानी कि चमकीली हो या काली हो, इन दोनों फ्रिंजों के बीच की जो दूरी होती है उसी को हम कहते हैं फ्रिंज की चौड़ाई। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी। चाहे वो दीप्त हो, चाहे वो चमकीली हो, चाहे वो काली हो, उसके बीच की दूरी को हम लोग कहते हैं फ्रिंज की चौड़ाई कहते हैं, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन आपका है कि यंग के द्विस्लिट प्रयोग में रचनात्मक व्यतिकरण उत्पन्न करने वाले तरंगों के बीच का पथांतर का मान नहीं होता है ना। रचनात्मक व्यतिकरण के लिए तो यंग के द्विस्लिट प्रयोग में रचनात्मक व्यतिकरण उत्पन्न करने वाले तरंगों के बीच का पथांतर का मान नहीं होता है। तो पथांतर का मान जो है रचनात्मक व्यतिकरण के लिए क्या होता है, तो रचनात्मक व्यतिकरण के लिए पथांतर का मान होता है n लेमडा होता है ना। अब उसके बाद सवाल में कह रहा है कि n+1 लेमडा 2n+1 इंटू लेमडा बाई 2। तो 2n+1 इंटू लेमडा बाई 2 जो होता है ये आपका होता है विनाशी व्यतिकरण के लिए पथांतर होता है ना। बाकी n लेमडा जो है आपका रचनात्मक का हो जाएगा। n में अगर हम 1 जोड़ देंगे, क्योंकि n का मान 1 रखे, 2 रखे, 3 रखे तो सब आएगा, है ना। 2n+1 रखेंगे तो भी आएगा, n का मान तुम 0 रखोगे तो 1 लेमडा हो ही जाएगा। लेकिन 2n+1 इंटू लेमडा बाई 2 जो है ये नहीं होगा। जब भी आएगा तो इसका आपका जो है इंटीजर में आएगा, है ना, पूर्णांक संख्या में आएगा। तो चलिए आपका अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि फ्रेनल दूरी ZF का मान जो होता है, जहां a प्रकाश किरण की चौड़ाई और लेमडा प्रकाश का तरंगदैर्घ्य है, तो इसका जो फॉर्मूला होता है फ्रेनल दूरी का वो a² बाई लेमडा होता है। कितना होता है, a² बाई लेमडा, है ना। अगला क्वेश्चन आपका है कि किरचॉफ का नियम निम्न में से किस नियम का पालन करता है ना। तो किरचॉफ का नियम, किरचॉफ से पॉइंट रूल, है ना, बिंदु नियम कह रहा है। किरचॉफ का जो बिंदु नियम है, बिंदु नियम किस नियम का पालन करता है। तो देखो किरचॉफ का 2 नियम था, एक तो था आपका जंक्शन लॉ जिसको कहते हैं संधि का नियम, तो एक तो हो गया आपका संधि का नियम, इसी को हम लोग कह सकते हैं बिंदु का नियम भी कहते हैं, इसी को हम लोग बिंदु का नियम भी कह देंगे, इसी को धारा का नियम भी कह देंगे, है ना। तो ये पहला नियम हो गया। और दूसरा नियम आपका क्या था, वोल्टेज का नियम या फिर लूप लॉ, है ना, लूप का नियम। तो ये कह रहा है ना कि बिंदु नियम जो है किस नियम का पालन करता है, संधि नियम। याद करो कि किसी भी संधि पर मिलने वाली सभी धाराओं का बीजगणितीय योग क्या होता है, 0 होता है, और ये आवेश के संरक्षण का सिद्धांत का पालन करता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सही, बी, है ना। बिंदु नियम कौन से, आवेश का, और लूप नियम जो है वो ऊर्जा के संरक्षण नियम का पालन करता है। चलिए अगला क्वेश्चन आपका है, देखो 33 में सेम वही क्वेश्चन दे भी दिया है किरचॉफ के नियम से रिलेटेड। विद्युतीय परिपथ के किसी बिंदु पर सभी धाराओं का बीजगणितीय योग, है ना, किसी भी बिंदु पर मिलने वाली सभी धाराओं का, जैसे इधर से I1 आ रहा, इधर मान लो I2 चला गया, इधर I3 आ रहा है, इधर बाहर I4 चला गया, तो सभी धाराओं का जो बीजगणितीय योग होगा वो किसके बराबर होता है, 0 के बराबर होता है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, है ना, 0 होता है।
चलिए अगला क्वेश्चन है कि व्हिटस्टोन ब्रिज का व्यवहार किया जाता है। व्हिटस्टोन ब्रिज जो है हम किस लिए इस्तेमाल करते हैं? विद्युत वाहक बल मापने के लिए, धारा मापने के लिए, आवेश मापने के लिए या प्रतिरोध? तो हम लोग को पता है कि व्हिटस्टोन ब्रिज का इस्तेमाल जो है हम प्रतिरोध को मापने के लिए करते हैं, है ना। अब अगला क्वेश्चन है कि एक तार में 1 माइक्रो एम्पियर धारा प्रवाहित होती है। यदि इलेक्ट्रॉन पर आवेश इतना दिया हो तो प्रति सेकंड तार से प्रवाहित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी? इलेक्ट्रॉन की संख्या पूछा जा रहा है। तो हमारे पास फॉर्मूला है I बराबर होता है Ne/T। अब क्वेश्चन में देखो दिया हुआ है I का मान कितना दिया हुआ बाबू? 1 माइक्रो एम्पियर दिया हुआ है ना। माइक्रो एम्पियर का मतलब हो गया 10⁻⁻6 एम्पियर। N का मान आपसे पूछा गया है, N का मान आपसे पूछा गया इलेक्ट्रॉनों की संख्या, तो N वैसे रहने दो। E का मान, तो इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है? 1.6 गुने 10⁻⁻19 हो जाएगा इलेक्ट्रॉन पे आवेश। अब उसके बाद जो है यहाँ पे T, तो T क्वेश्चन में दे दिया कितना है? प्रति सेकंड, तो T का मान 1 हो जाएगा। तो N का मान पूछा गया, तो जब हम देख रहे हैं इधर गुना में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? भाग में। तो 10⁻⁻6 बटा 1.6 गुने 10⁻⁻19 इज इक्वल टू N। अब हम यहाँ पर से देखेंगे, इस पॉइंट को हटाएंगे तो ऊपर में 10 हो जाएगा, इसका आधा 5, इसका आधा 8 हो जाएगा। तो 5/8 गुने -19 ऊपर गया तो +19 हो जाएगा, और 19 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा? तो 19 में से 6 जाएगा तो आपका हो जाएगा 13 बच जाएगा, है ना। तो अब उसके बाद 8/5 को जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो डिवाइड करने के बाद आएगा लगभग 0.625 आएगा। तो 0.625 गुने 10 के पावर कितना हो जाएगा? 13। इसको 8 से हम लोग 5 में डिवाइड करके देखेंगे तो आंसर जो आएगा 0.625 इंटू 10 के पावर 13 हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाए। अगला क्वेश्चन आपका है, विद्युत हीटर में जिस तत्व का व्यवहार किया जाता है, विद्युत हीटर में जिस तत्व का व्यवहार किया जाता है वो होता है, तो हम लोग को पता है कि विद्युत हीटर में जो तार इस्तेमाल करते हैं वो नाइक्रोम का तार होता है। नाइक्रोम क्यों? क्योंकि उसकी रेजिस्टेंस बहुत हाई होती है ना, और मेल्टिंग पॉइंट जो है बहुत मतलब हाई होती है। अब R त्रिज्या के वृत्तीय पथ पर एक समान चाल V से घूमते हुए एक इलेक्ट्रॉन का चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण कितना होगा? तो हम लोग को पता है कि वृत्तीय लूप के लिए जो है, मान लो ये R त्रिज्या का वृत्तीय लूप है, तो इसके लिए जो चुंबकीय आघूर्ण का फॉर्मूला होता है, अगर इसमें I करंट पास कर रहा हो तो M बराबर I इंटू A होता है। क्या होता है? I इंटू A। अब बोल रहा है कि R त्रिज्या के वृत्तीय पथ पर एक समान चाल से V से घूमते हुए इलेक्ट्रॉन का चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण कितना होगा? तो वृत्तीय लूप पर घूमते हुए इलेक्ट्रॉन के लिए करंट का मान अगर निकालेंगे तो I के लिए फॉर्मूला देखो, I बराबर क्या होता है? फॉर्मूला Q/T होता है, और इंटू क्या हो जाएगा? A क्या है यहाँ पे? एरिया। तो M बराबर Q, इलेक्ट्रॉन की बात हो रही, एरिया πr² हो जाएगा वृत्त का। अब उसके बाद देख रहे हैं कैपिटल R ले लेते हैं यहाँ पे। अब उसके बाद देख रहे हैं यहाँ पे T, तो T तो दिया हुआ नहीं है लेकिन इसका चाल दिया हुआ है ना, और त्रिज्या दिया हुआ। तो समय बराबर क्या होता है? दूरी बटा चाल। तो दूरी कितना हो जाएगा इसका? 2πr, और चाल कितना हो जाएगा इसका? V। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे पाई से क्या होगा बाबू? पाई कट जाएगा, एक R से एक R कट जाएगा, है ना। तो अब बच गया यहाँ पे E इंटू V इंटू R/2 E, उसके बाद V, एक R यहाँ पे बच गया था, 2 R था यहाँ पे, तो EV/2 EV/2 आपका जो है सही आंसर ऑप्शन नंबर A हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। तो अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है बाबू कि किसी सीधे धारावाही के तार के ऊर्ध्वाधर रखा गया है। धारावाही तार के ऊर्ध्वाधर, एक्चुअल में क्वेश्चन में कह रहा था, थोड़ा इसका हिंदी जो है वो सेंटेंस आगे पीछे है, इंग्लिश में जो लिखा हुआ है क्वेश्चन में कि कह रहा है कि एक तार है जिसमें करंट पास कर रही है और करंट का डायरेक्शन किधर है? विद्युत धारा किधर बह रही है? ऊपर की तरफ बह रही है, और एक इलेक्ट्रॉन को जो क्षैतिजता तार की तरफ भेजा जा रहा है ना, इलेक्ट्रॉन जो है, इलेक्ट्रॉन को तार की तरफ हम भेज रहे हैं। तो आपसे पूछा गया कि इलेक्ट्रॉन विक्षेपित किधर होगा? तो हम सबको पता है कि अगर विद्युत धारा I ऊपर की तरफ प्रवाहित हो रहा है तो हम इसके कारण यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र देखेंगे सृजन में, तो दाएं हाथ का अंगूठे का नियम, तो यहाँ पे जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा मिलेगी वो किधर मिल जाएगा? अंदर की ओर मिल जाएगा। अब चुंबकीय क्षेत्र की दिशा अंदर की ओर, और इलेक्ट्रॉन इधर भाग रहा है, तो V की दिशा इधर और B की दिशा अंदर, तो हम लोग V क्रॉस B करेंगे लॉरेंज फोर्स निकालने के लिए। तो अंगूठा किधर जाएगा? नीचे, पर इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कैसा होता है? माइनस, तो इसके लिए इसके ऊपर जो लगने वाला फोर्स हो जाएगा वो ऊपर, क्योंकि नेगेटिव चार्ज रहता है तो डायरेक्शन हम लोग अपोजिट ले लेते हैं। तो किधर विक्षेपित होगा? ऊपर की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि एक वोल्ट मीटर को एमीटर में बदला जा सकता है। तो वोल्ट मीटर को एमीटर में बदलने के लिए हम लोग को पता है कि एमीटर में बदलने के लिए उसके समांतर क्रम में निम्न प्रतिरोध, कम से कम प्रतिरोध जोड़ करके हम लोग वोल्ट मीटर को एमीटर में बदलेंगे।
अब अगला क्वेश्चन है कि एक चुंबकीय क्षेत्र में धातु का गोला गतिमान कराया जाता है तब यह गर्म हो जाता है क्योंकि। तो गर्म होने का कारण क्या है? तो कह रहा है कि एक धातु का गोला को चुंबकीय क्षेत्र में, यहाँ नॉर्थ है और यहाँ साउथ है, तो चुंबकीय क्षेत्र में अगर एक धातु के गोला को हम ऑसिलेट करवाएंगे, घुमाएंगे, तो ये जब बार बार घूमेगा तो बार बार चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा, तो जिसके कारण इस गोले में भंवर धारा आ जाएगी और ये भंवर धारा के कारण जो है ये गोला गर्म होना शुरू हो जाएगा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, भंवर धारा। अब अगला नंबर क्वेश्चन है कि किसी, क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि किसी धारावाही प्रेरित्र से, है ना, संबंध चुंबकीय ऊर्जा U और प्रवाही धारा I के समानुपातिकता संबंध क्या होगा, है ना। तो हम लोग को पता है कि ऊर्जा के लिए जो फॉर्मूला होता है किसी भी इंडक्टर में, जो एनर्जी संचित होती है वो हाफ LI² होता है। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि U और I में क्या संबंध है, तो U इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ऑफ I² हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि U जो है वो I² के साथ में रिलेशन रखता है अपना, है ना। अब अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बाबू। तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक कुंडली का स्वप्रेरण गुणांक जो है वो 5 मिली हेनरी दिया हुआ है। इस कुंडली से 2 एम्पियर की धारा बहाई जाए तो इस कुंडली से संबंध चुंबकीय फ्लक्स का मान क्या होगा, है ना। चुंबकीय फ्लक्स का मान पूछा गया है। तो फ्लक्स बराबर फॉर्मूला हो जाएगा हमारा, देखो एक फॉर्मूला होता है हमारे पास, L बराबर जो होता है वो होता है φ/I होता है, φ/I। तो फाई बराबर निकालेंगे बाबू तो क्या हो जाएगा, L इंटू आई हो जाएगा। अब L का मान 5 मिली हेनरी है, 5 गुना 10 के पावर -3। अब I का मान क्वेश्चन में कितना है, 2 एम्पियर, तो 5 गुना कितना हो जाएगा, 10 गुने 10 के पावर -3 यानी 10 के पावर -2 हो जाएगा। इसी को 1/100 कह सकते हैं और इसी में क्या हो सकता है यहाँ पे 0.0, है ना, 100 का मतलब 1/100 का मतलब 0.01 वेबर, ठीक है, तो 0.01 वेबर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि प्रत्यावर्ती धारा के मूल माध्य वर्ग मान और इसके शिखर मान का अनुपात क्या होगा, है ना। तो पहले क्या बोला है, मूल माध्य वर्ग मान यानी IRMS लिखते हैं वर्ग माध्य मूल मान को, और शिखर मान यानी I0, इसका अनुपात क्या होगा। तो हम लोग को पता है बाबू IRMS बराबर क्या होता है, I0/√2 और बटा क्या हो जाएगा, I0। तो I0 से I0 कट जाएगा तो बच जाएगा 1/√2। तो ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा, बी हो जाएगा सही, है ना। तो 1/√2। चलिए आगे बढ़ जाए, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। अब अगला में कह रहा है कि LR परिपथ की जो प्रतिबाधा होती है Z जो होता है वो कितना होता है। तो LR परिपथ का जो प्रतिबाधा होती है तो फॉर्मूला √R² प्लस ω² L², है ना। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अब उसके बाद क्वेश्चन में कह रहा है कि एक प्रत्यावर्ती धारा का समीकरण I बराबर 60 sin 100πt है, तब धारा के मूल माध्य वर्ग का मान क्या होगा, यानी वर्ग माध्य मूल मान का मान क्या होगा। तभी हम लोग लिखे थे कि वर्ग माध्य मूल मान IRMS बराबर सूत्र होता है I0/√2 और I का जो रियल समीकरण होता है वो I बराबर होता है I0 sin ω/t। विद्युत धारा का जो तात्क्षणिक मान होता है इंस्टेंटेनियस वैल्यू वो I0 sin ω/t होता है ना। अब देखो यहाँ पे कंपेयर जब करेंगे तो I0 का वैल्यू कितना आ जाएगा 60। अब ओमेगा के बारे में तो भी चर्चा नहीं करना, तो I0 बराबर 60, तो यहाँ पे हम 60 रखेंगे और /√2 60/√2। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए सही, है ना, 60/√2। चलिए अगला क्वेश्चन है कि वह यंत्र जो यांत्रिक ऊर्जा को मैकेनिकल एनर्जी, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल दे उसे क्या कहते हैं। तो वह यंत्र जो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज कर दे तो उसको क्या कहते हैं, तो उसको हम लोग डायनेमो कहते हैं, क्योंकि ट्रांसफार्मर का काम है वोल्टेज को चेंज करना, प्रेरण कुंडली का काम है वोल्टेज को चेंज करना और मोटर को काम है विद्युत ऊर्जा को मैकेनिकल एनर्जी में चेंज करना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, है ना। चलिए आगे बढ़ जाए। अगला क्वेश्चन में कह रहा है कि प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में अनुनाद की अवस्था में धारा और विद्युत वाहक बल के बीच का कलांतर कितना होता है। तो हम लोग को पता है कि अनुनाद की अवस्था में जो होती है वो XL जो होता है वो बराबर हो जाता है XC के बराबर हो जाता है ना। तो उस केस में क्या होता है कि कलांतर यानी वो एक रेजिस्टिव सर्किट की तरह बिहेव करेगा अनुनाद की अवस्था में, और रेजिस्टिव सर्किट का जो कलांतर होता है वो कितना होता है, 0 होता है। तो 0 हो जाएगा इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन में कह रहा है ना कि यदि किसी प्रत्यावर्ती धारा परिपथ की यथार्थ
एवं आभासी शक्ति क्रमशः जो है पीटी और पीए दिया हुआ है, तब शक्ति गुणांक कितना होगा। तो शक्ति गुणांक का जो फॉर्मूला होता है यानी कॉस फाई बराबर जो होगा वो फॉर्मूला एक तरह का शक्ति गुणांक जो है, शक्ति गुणांक का फॉर्मूला एक तो आपका आर बाई जेड हो जाएगा, ठीक है, और एक और फॉर्मूला आपका क्या होता है कि औसत शक्ति बटा आभासी शक्ति। तो औसत शक्ति को यहाँ पे क्वेश्चन में पीटी दे दिया और आभासी शक्ति का मान पीए दे दिया है ना, तो पीटी बटा क्या हो जाएगा, पीए हो जाएगा। तो आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है 49 नंबर क्वेश्चन में है कि प्रत्यावर्ती विद्युत वाहक बल E बराबर E नॉट साइन ओमेगा टी में शिखर मान 10 वोल्ट तथा 50 हर्ट्ज है, तो समय बराबर T बराबर 1/600 सेकेंड पर तात्कालिक विद्युत वाहक बल का मान क्या होगा। तात्क्षणिक विद्युत वाहक बल का मान पूछा गया है ना। क्वेश्चन में दिया हुआ है E बराबर E नॉट साइन ओमेगा टी और बाकी E नॉट का मान दे दिया है, ओमेगा का मान निकाल लेंगे हम लोग है ना, टाइम का मान दे दिया, तो आपसे E पूछा है कि इसका इंस्टेंटेनियस वैल्यू क्या होगा। तो देखो E बराबर क्वेश्चन में कितना दिया होगा बाबू, E नॉट साइन ओमेगा टी, ठीक है। अब सबका मान रख दो, E नॉट का मान तो कह रहा है ना कि वोल्टेज का जो है विद्युत वाहक बल का जो शिखर मान है वो 10 है, तो E नॉट की जगह पे 10 रख दिए, गुने साइन जैसे था वैसे रहने दिए। अब ओमेगा, तो ओमेगा तो नहीं पता है लेकिन आवृत्ति पता है, तो हम इस आवृत्ति से ओमेगा निकाल लेंगे, क्योंकि आवृत्ति का फॉर्मूला कोणीय आवृत्ति ओमेगा का फॉर्मूला होता है 2 पाई एफ, और एफ का मान क्वेश्चन में कितना दिया हुआ 50। अब इंटू टी, टी का मान क्वेश्चन में कितना दिया हुआ 1/600, तो 1/600 रख देंगे यहाँ पे है ना। अब उसके बाद इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो आपको दिख रहा होगा कि एक जीरो से ये एक जीरो कैंसिल हो जाएगा, 5 से काटेंगे तो 12×5 = 60 हो जाएगा, 2 से काटेंगे तो 6 दूना कितना हो जाएगा 12, तो ये आपका आ गया 10 गुने साइन π/6। अब π/6 जो होता है वो 30 डिग्री होता है बाबू, तो 10 गुने साइन 30 का मान 1/2, 2 से काट देंगे तो 5, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 5 वोल्ट। क्या हो जाएगा इसका 5 वोल्ट हो जाएगा है ना। चलिए क्लियर है बात यहां तक के। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है बाबू कि प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में धारा आई और वोल्टेज के बीच कलांतर फाई हो तो धारा का वाटहीन घटक क्या होगा। तो हम लोग को पता है कि वाटहीन घटक उसको कहते हैं जिसका जो है शक्ति में कोई योगदान नहीं होता है, और वो घटक वो कंपोनेंट क्या होता है आई साइन फाई होता है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब अगला जो है आपका क्वेश्चन कि व्योम तरंगों के उपयोग द्वारा क्षैतिज के पार संचार के लिए निम्नलिखित आवृत्तियों में से कौन आवृत्ति उपयुक्त होगी। व्योम तरंग स्पेस वेव के लिए है ना, तो स्पेस वेव जो होता है, स्पेस वेव से हम वैसे तरंगों को भेजते हैं जिसकी आवृत्ति जो है सबसे ज्यादा होती है। तो सबसे ज्यादा आवृत्ति यहाँ पे किसका है, तो सबसे ज्यादा आवृत्ति जो है 1000 गीगाहर्ट्ज है ना, तो इसको हम लोग कहाँ भेजेंगे स्काई वेव से भेजेंगे है ना। बाकी फिर इसके ये आइनोस्फीयर से होता है, एक्चुअल में ये स्पेस वेव से यानी आइनोस्फीयर से जो है, आइनोस्फीयर से जो तरंगों का संचार होता है उसी को हम कहते हैं स्पेस वेव कहते हैं, और उसमें सबसे हाईएस्ट तरंग को भेजते हैं। तो 1000 गीगाहर्ट्ज जिसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन आपका क्या है बाबू, अगला क्वेश्चन में कह रहा है कि यूएचएफ परिसर के आवृत्तियों का प्रसारण प्रायः किसके द्वारा होता है ना, अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी। तो फिर से वही आ गया, अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी किससे होगा, तो सबसे ज्यादा तरंगों का जो है, सबसे ज्यादा आवृत्ति का जो तरंग का संचार होता है वो व्योम तरंग से होता है, स्पेस वेव से होता है ना। दिए गए किस धातु का प्रकाश विद्युत कार्यफलन सबसे कम होगा, तो सबसे कम कार्यफलन जो है यहाँ पे सोडियम का हो जाता है ना। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या है, इसका 2 पॉइंट समथिंग होता है, तो सोडियम का हो गया, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है कि प्लैंक स्थिरांक की विमा जो होती है वो क्या होती है, प्लैंक स्थिरांक की विमा क्या होती है। तो हम लोग को पता है बाबू कि प्लैंक का क्वांटम सिद्धांत से पता चलता है कि फोटोन की जो एनर्जी होती है वो E बराबर h नहीं होता है, जहां h क्या आपका प्लैंक नियतांक है। तो h का मान अगर निकालेंगे तो h बराबर हो जाएगा E/ν। अब E का जो विमा होता है वो होता है ml2t-2। अब उसके बाद न्यू का विमा जो होता है वो होता है आपका t-1। तो जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ml2t-2 पहले से था, और -1 जब ऊपर जाएगा तो +1 हो जाएगा, तो t के पावर हो जाएगा -1, तो ml2t के पावर -1, ml2t के पावर -1 ऑप्शन नंबर ए। तो प्लैंक स्थिरांक का विमा क्या होता है ml2t-1। अब अगला क्वेश्चन में कह रहे हैं कि हाइड्रोजन परमाणु के
बोहर कक्षा में इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा और परमाणु की जो स्थितिज ऊर्जा है उसका अनुपात क्या होगा, है ना। आपसे पूछा गया कि गतिज ऊर्जा यानी काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का अनुपात क्या होगा। तो हम लोग को पता है कि काइनेटिक एनर्जी जो होता है इसका, वो काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा इलेक्ट्रॉन का। तो अगर हम बोहर कक्षा की बात कर ले तो ये दोनों में रिलेशन जो होता है एक दूसरे का आधा होता है। तो काइनेटिक एनर्जी का मान लो कि मान जो है ऐसा समझते कि पहले पोटेंशियल एनर्जी का मान अगर मान लो कि ई दिया हुआ है तो इसका जो काइनेटिक एनर्जी हो जाता है वो E/2 और पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव में होता है। तो जब इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो ये फाइनल आएगा -1/2। ऐसे अगर हम देखेंगे तो ε0h² करके है, इस तरह से आपका रिलेशन है। तो जब इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो -1/2 ही आएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी। तुम सिंपल जानो कि काइनेटिक एनर्जी जो है पोटेंशियल एनर्जी की आधी होती है। आगे बढ़ जाए अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में कौन विद्युत चुंबकीय प्राकृति नहीं है। तो विद्युत चुंबकीय प्राकृति कौन नहीं है, तो एक्स किरण विद्युत चुंबकीय तरंग है, प्रकाश किरण विद्युत चुंबकीय तरंग है, गामा किरणें विद्युत चुंबकीय तरंग है, पर बीटा किरणें यानी कैथोड किरणें जो होती है वो विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं होती है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी। अगला क्वेश्चन है कि नाभिकों के मिलने और नए नाभिक के बनने तथा ऊर्जा मुक्त होने की घटना को क्या कहते हैं। तो देखो, नाभिकीय विखंडन या फिर श्रृंखला अभिक्रिया या नाभिकीय संलयन। तो हम लोग को पता है कि नाभिक का मिलना जो है और नया नाभिक का बनना जो है नाभिकीय संलयन कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए, है ना। अब देखो तुम एक बहुत बिहार बोर्ड का देखो क्या मजाक है कि 57 नंबर क्वेश्चन और 58 नंबर क्वेश्चन जो है दोनों सेम क्वेश्चन है। अगर तुम इसका इंग्लिश देखो एक बार, द प्रोसेस ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ न्यूक्लियस एंड फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियस एंड रिलीज टू एनर्जीज एज। अब यहां पर भी देखो सेम चीज है, द प्रोसेस ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ न्यूक्लियस एंड फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियस एंड रिलीज ऑफ एनर्जीज कॉल्ड एज। ठीक है, तो दोनों क्वेश्चन आपका सेम ही है, दोनों क्वेश्चन आपका क्या है, सेम है। तो इसका भी सेम आंसर होगा, नाभिक के संयोजन और नाभिक के गठन और ऊर्जा की रिहाई की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, तो नाभिक के संलयन कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। बस ऐसे बोर्ड में भी 4-5 क्वेश्चन एक ही जैसा दे देगा, है ना, तो कितना मजा आ जाए। तो अब देखो अगला क्वेश्चन क्या है 59 नंबर में बाबू, कि द्रव्यमान और ऊर्जा के बीच का सही संबंध क्या है। तो द्रव्यमान और ऊर्जा के बीच का सही संबंध क्या है, बताओ एक बार जल्दी। द्रव्यमान और ऊर्जा के बीच का सही संबंध क्या है, और ये किसने दिया था, जल्दी से कमेंट करो किसने दिया था। तो ये क्या है आपका E = mc² होता है ना। द्रव्यमान और ऊर्जा के बीच का सही संबंध जो है E = mc²। ये अल्बर्ट आइंस्टीन जी का था, ये थ्योरम रिलेटिविटी का थ्योरम था ना। ऑप्शन नंबर सी, तो E = mc²। अब अगला क्वेश्चन कह रहे हैं ना कि एक रेडियो एक्टिव तत्व की अर्ध आयु जो दिया हुआ है वो 1000 साल है। तो कितने समय के बाद तत्व के नमूने का 1/18 भाग रह जाएगा, ये आपका क्वेश्चन है। तो देखो इसको सॉल्व करने का एक फॉर्मूला होता है बाबू, n/n0 = 1/2 के पावर t/t½ ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। अब इस फॉर्मूला से ये n/n0 वो नंबर देगा कि जो हमारे पास शेष नाभिक जो है बच रहा है या बचा हुआ है। तो n/n0 का मान क्वेश्चन में कितना दे दिया, 1/18 बराबर। अब यहां पे देखेंगे तो 1/2 है t, और क्वेश्चन में हाफ लाइफ कितना दिया हुआ है, 1000 साल दिया हुआ है, 1000 दे देंगे। अब इसको सॉल्व करना है। तो देखो इसको सॉल्व करने के लिए अगर 1/18 का जो है 1/18 को अगर हम 2 के फैक्टर पे 2 के पावर पे तोड़ देंगे तो क्वेश्चन आसान हो जाता है। पर 18 एक ऐसा नंबर है जो कि 2 के फैक्टर में आएगा नहीं। जैसे 16 रहता तो 2 के फैक्टर में आ जाता, 16 2 के पावर 4 होता है। तो 1/18 यहां से अगर हम डायरेक्ट सॉल्व नहीं हो सकता, अब लॉग लगा करके सॉल्व करना पड़ेगा। तो अगर हम लॉग लगा करके सॉल्व करेंगे तो भी हमारे पास जो इस टी का वैल्यू आएगा लगभग 4000 साल आएगा, लॉग लगा करके सॉल्व करेंगे। अब इसको चेक करना है कि अब तुम्हारे पास लॉग भी तुमको नहीं मालूम है या इसको तुरंत बनाना है तो कैसे सॉल्व कर सकते हैं, जो कि इसमें ऑप्शन में भी मैच नहीं कर रहा। पर हम अगर 1/18 को 1/16 मान ले कि 1/18 की जगह पे 1/16 होता, तो इसको हम लिख सकते हैं कुछ देर के लिए 1/2 t/1000। देखो वो मान रहे हैं, ठीक है। अब 1/16 को हम लोग लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं 1/16 को हम लोग लिख सकते हैं ना 1/2 के पावर 4, और इधर हो जाएगा आपका 1/2 के पावर t/1000। तो हम लोग को पता है कि अगर बेस बराबर हो तो उसका पावर भी क्या हो जाता है, बराबर। तो t/1000 बराबर कितना हो जाएगा, 4। तो t बराबर हो जाएगा आपका 4000 साल। तो अगर हम 1/16 मानते हैं तो 4000 आता है। अब ये 1/18 है तो लगभग 4000 के ही आसपास आएगा, है ना। तो
4000 ऑप्शन में है नहीं, ये 300 ये बहुत छोटा है, ये 30,000 है, फिर उसके बाद जो है आपका 3 लाख है मेरे ख्याल से दिया हुआ। तो हम मान के चलते हैं, हम चलते हैं ए ऑप्शन के साथ में, लेकिन एग्जैक्ट आंसर ये नहीं है। एग्जैक्ट नहीं है तो हम यहाँ पे मानना भी गलत हो जाएगा। तो आप अगर 16 मानते हैं तो 4000 आएगा, और अगर 18 मानते हैं तो भी 4000, क्योंकि इस पूरे बात को सॉल्व करेंगे बाबू तो यहाँ पर जो टी का मान आएगा वो 4 मतलब 4.1 इंटू 1000 कर देते हैं तो लगभग 4000 के आसपास आएगा। तो 4000 के आसपास ही आता है। बाकी तुम प्रोसेस समझ लो, क्योंकि बोर्ड में आपको जो है गलत क्वेश्चन नहीं देगा, तो जो भी देगा तो ऑप्शन में मैच करने वाला क्वेश्चन रहेगा। तो आप प्रोसेस समझ लो कि ऐसे करके हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा है। अगला क्वेश्चन देखो बउआ टाइप का क्वेश्चन है ना। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि एस आर परमाणु में प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगी। जबकि यहाँ पे देखो Z बराबर दिया हुआ है बाबू 38। आपको पता है कि किसी भी नाभिक को जो है हम लोग ऐसे करके लिखते हैं ZA, इस तरह से हम डिनोट करते हैं, जहां Z जो होता है वो परमाणु संख्या और A जो होता है उसका द्रव्यमान संख्या होता है। क्या होता है? द्रव्यमान संख्या, है ना। तो अगर हम बात कर ले बाबू तो Z का मान कितना दिया हुआ है 38, और A का मान कितना दिया हुआ है 88 दिया हुआ है। तो आपसे पूछा गया प्रोटॉन, तो हम लोग को पता है कि जो परमाणु संख्या होगा वही प्रोटॉन की संख्या होगा। तो प्रोटॉन की संख्या, पहले में प्रोटॉन पूछा ना, तो प्रोटॉन हो जाएगा 38। अब न्यूट्रॉन की संख्या जो होती है वो A माइनस Z होता है, तो A का वैल्यू 88 माइनस 38 करेंगे तो कितना आ जाएगा 50 आ जाएगा। तो इसका मतलब 50 हो जाएगा। और इलेक्ट्रॉन की संख्या प्रोटॉन की संख्या के बराबर, तो 38 हो जाएगा। तब ढूंढना ये है 38 50 38, 38 50 88, 50 38, 38 50 38। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए सही। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो गया, है ना। चलिए क्लियर है। अगला क्वेश्चन है कि एक पीएन जंक्शन में क्या होता है। पीएन जंक्शन कहते हैं कि जब पी टाइप सेमीकंडक्टर और एन टाइप सेमीकंडक्टर को आपस में जोड़ते हैं, तो जिस जगह पे दोनों चीज आकर के जुटेगा, जिस पॉइंट पर, जिस सतह पर कह लो, जहां पर से दोनों पॉइंट जो है एक ब्रिज बनाती है, उसी ब्रिज पॉइंट को हम कहते हैं पीएन जंक्शन। तो पीएन जंक्शन में जो होता है दो अर्धचालक जंक्शन होता है, क्योंकि जैसे ये मान लो पी टाइप सेमीकंडक्टर है और ये मान लो एन टाइप सेमीकंडक्टर है, तो दोनों के दोनों यहां पे आके जुटा है, तो इस जंक्शन पॉइंट को कहते हैं हम पीएन जंक्शन कहते हैं। तो इसमें दो तरह का सेमीकंडक्टर होता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सही, ए। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बाबू। प्रत्यावर्ती विभव लगाने पर प्रत्यक्ष धारा उत्पन्न करने वाली मशीन का नाम क्या है ना। प्रत्यक्ष कहते हैं डिस्ट धारा को, है ना। डिस्ट धारा को कहते हैं हम प्रत्यक्ष धारा कहते हैं, डीसी करंट को कहते हैं। तो कह रहे हैं कि प्रत्यावर्ती वोल्टेज को डिस्ट वोल्टेज में चेंज करने वाला मशीन क्या होता है। पहला ऑप्शन में डिस्टकारी है, दूसरा में ट्रांसफार्मर है, तीसरा में दोलक है, चौथा में फिल्टर है। तो दो ऑप्शन तो वैसे भी एलिमिनेट हो जा रहा है कि दोलक ये तो हो ही नहीं सकता भाई, ट्रांसफार्मर ये वोल्टेज को चेंज करता है लेकिन ये अल्टरनेटिंग वोल्टेज को चेंज करता है, तो ये दो ऑप्शन तो होगा नहीं। तो बच गया डिस्टकारी और फिल्टर। तो इसका सही आंसर जो आपका डिस्टकारी है। रेक्टिफायर वो मशीन है ना। रेक्टिफायर एक तरह का सेमीकंडक्टर ही होता है, पीएन जंक्शन डायोड ही होता है, उसी को हम लोग एज ए रेक्टिफायर में लेते हैं दो तरह से, एक फुल वेव दूसरा हाफ वेव में, है ना। तो डिस्टकारी ही वो मशीन है जो आपका एसी को डीसी में बदलता है, और जब डीसी में बदल जाती है तो जो उसमें अशुद्धता हो जाती है, उस अशुद्धता को खत्म करने का काम कौन करता है? फिल्टर करता है ना। जैसे कोई भी चीज जब बनाते हैं तो जो उसमें अशुद्धता आ जाती है तो उस अशुद्धता को शुद्ध करने का काम कौन करता है? फिल्टर। लेकिन डीसी में बदलने का काम कौन करता है? डिस्टकारी, एसी को डीसी में बदलने का काम, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन कह रहा है बाबू, देखो ये भी उसी टॉपिक से क्वेश्चन है कि यदि एक पूर्ण तरंगी डिस्टकरण में यदि निवेशी आवृत्ति 50 हर्ट्ज है तो निर्गम आवृत्ति क्या होगा। तो निर्गम आवृत्ति क्या होगा? तो हम लोग को पता है कि जब फुल वेव रेक्टिफायर, पूर्ण तरंग डिस्टकारी, फुल वेव रेक्टिफायर जब होता है तो उसमें एक दिए गए, है ना, दिए गए टाइम इंटरवल में जो चक्करों की संख्या हो जाती है बाबू वो 2 हो जाता है। जो वापस जो वोल्टेज मिल रहा है हमको, आउटपुट जो वोल्टेज मिलता है उसमें दिए गए समय में 2 चक्कर लगाता है। तो अगर समय में चक्करों की संख्या बढ़ जाएगी, 2 चक्कर का मतलब आवृत्ति उसकी दुगनी हो गई। तो पहले से था आवृत्ति 50, तो अब दुगनी हो जाएगा तो कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। तो इसकी आवृत्ति कितनी हो गई? 2, है ना। तो अब इसका ये सही आंसर आपका हो जाएगा सी। और अगर इसी में बोलता कि हाफ वेव रेक्टिफायर अर्ध तरंग दृष्टिकारी में 50 हम लगा रहे हैं तो आउटपुट कितना होगा? तो 50 ही रहेगा, क्योंकि अर्ध तरंग दृष्टिकारी में आवृत्ति का मान जो है डबल नहीं होता है, लेकिन पूर्ण तरंग दृष्टिकारी में आवृत्ति का मान क्या होता है? डबल हो जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि नॉर गेट के लिए बुलियन व्यंजक होता है। तो बोर्ड यहां पर भी फिर से भारी मिस्टेक कर दिया है, क्योंकि नॉर गेट का जो बुलियन व्यंजक होता है बाबू
y इज इक्वल टू होता है a और b का नॉट, ए और बी के ऊपर में बार लगा होता है, ठीक है। नॉर गेट का जो नॉर गेट बनता कैसे है, तो जब हम और गेट के आउटपुट में जब नॉट गेट को इनपुट करवाएंगे तो जो गेट बन के तैयार होगा उसी को हम कहते हैं नॉर गेट। ये ओवरऑल जो होगी आपका ये नॉर गेट बन जाती है। तो इस नॉर गेट का जो बुलियन व्यंजक होता है वो y इज इक्वल टू ए और बी का नॉट होता है। तो ए और बी तो दिया है पर इसके ऊपर में बार लगाना भूल गया है ना, तो बार हम लोग लगा करके चाहे तो ऑप्शन नंबर बी को आंसर बना ले, यहाँ पे अगर प्लस बना करके यहाँ पे बना सकते हैं, जहां मर्जी वहां बना सकते हैं। अब है ही नहीं दिया हुआ तो है ना, लेकिन आपको आंसर याद रखना है कि नॉर गेट का जो बुलियन व्यंजक होता है ये y इज इक्वल टू ए और बी का नॉट होता है ना। तो एग्जाम में ऐसा नहीं होगा, आप ध्यान रखिए, अगर हो जाएगा तो आपको फिर भी नंबर मिलेगा। द्विआधारी संख्या 0110 0101 का योगफल क्या होगा? 0110 0101, ठीक है। तो अब यहां पे देख रहे हैं कि 01 की जगह पे कितना हो जाएगा 1 प्लस 0 1 होता है, फिर 1 प्लस 0 कितना आ जाएगा आपका 1 जो होता है वो 10 होता है, तो 10 का हाथ में रहा 0। अब तुम सोच रहे हो सर 1 1 10 कैसे हो जाएगा, तो द्विआधारी नंबर में 1 1 2 होता है, 2 का बाइनरी नंबर 1 0 होगा, तो 1 1 10 0 हाथ में रहा 1, फिर 0 प्लस 0 इज इक्वल टू 0 और 0 1 कितना हो जाएगा 1। तो देखो तो ऑप्शन में मैच कर रहा है 1 0 1 1 1 0 1 1, ऑप्शन नंबर ए। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ए, सही है ना। अब देखिए 67 नंबर क्वेश्चन, तो 67 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि चुंबकीय क्षेत्र बी और चुंबकन क्षेत्र जो है, अरे भाई तू हट जा, चुंबकन क्षेत्र एम के बीच संबंध क्या होगा, है ना। चुंबकीय क्षेत्र बी और चुंबकन क्षेत्र एम के बीच जो संबंध होता है बाबू वो बी बराबर होता है म्यू नॉट इंटू एच प्लस आई। यहां पर भी बोर्ड जो है फिर आंसर जो है या टाइपिंग मिस्टेक कह लो, म्यू नॉट दिया है, एच दिया है, माइनस एम दे दिया है। एम हम लोग जो है चुंबकन तीव्रता को आई से या फिर एम से लिख सकते हैं, तो यहां माइनस नहीं होगा, यहां पे क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो बार बार गलती कर रहा है, एग्जाम में गलती ना करें, है ना। तो आपका ऑप्शन नंबर अगर यहां पे प्लस करते तो ऑप्शन नंबर डी होता, अदरवाइज आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, बी इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू एच प्लस आई, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, 68 नंबर। तो 68 नंबर सवाल का आंसर क्या होगा बताओ? 68 नंबर सवाल का आंसर क्या होगा? चुंबकीय नमन कोण का मान शून्य कहां पे होता है? नमन कोण है ना, एंगल ऑफ डीप, नमन कोण का मान शून्य कहां पर होगा? तो हम लोग को पता है कि नमन कोण का मान जो है 90 डिग्री जो होता है वो कहां पे होता है? तो 90 डिग्री जो होता है वो ध्रुवों पर होता है। जब हम किसी भी मैग्नेटिक कंपास को जो है हम पृथ्वी के ऊपर लेके चलेंगे तो दो ऐसा पॉइंट होगा जहां पे मैग्नेट जो है पूरा वर्टिकल हो जाता है। तो एक पॉइंट जहां पे वर्टिकल हुआ, दूसरा पॉइंट जहां पे वर्टिकल हुआ, तो ध्रुवों पर जो चुंबक होगा या चुंबकीय सुई कह ले हम, ध्रुवों पर जो चुंबकीय सुई होगा बाबू, ये मान लो कि पूरा ऐसे ये चुंबकीय सुई जो है पूरा वर्टिकल हो जाता है, तो यहाँ पे एंगल बना लेगा 90 डिग्री। बस क्वेश्चन में क्या पूछा है कि शून्य कहाँ पे होगा? तो शून्य होता है चुंबकीय निरक्ष पर। चुंबकीय निरक्ष पर मैग्नेटिक एंगल ऑफ डीप का मान जो है वो शून्य हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ निरक्ष ऑप्शन में दिया ही नहीं है, अक्षांश पर दे दिया है, दक्षिणी अक्षांश पर, ध्रुव पर तो 90 डिग्री होता है। अक्ष पर की बात कर लेंगे तो अक्ष पर फिर से वही 90 डिग्री हो जाएगा। तो इसका सही आंसर होगा चुंबकीय निरक्ष पर। फिर यहां पर भी गलती है, ठीक है। तो आपका सही आंसर चुंबकीय निरक्ष कह ले, इक्वेटर कह ले, है ना, या विषुवत रेखा कह ले। देखो अगला क्वेश्चन जो है एक समान चुंबकीय क्षेत्र बी में द्विध्रुव आघूर्ण एम के अस्थायी संतुलन की स्थितिज ऊर्जा का मान क्या होगा? तो स्थितिज ऊर्जा का मान जो है अस्थायी संतुलन के लिए, तो हम लोग को पता है कि अस्थायी संतुलन तब होता है जब थीटा का मान कितना हो जाएगा 0 डिग्री, और एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है बाबू होता है माइनस एम बी कॉस थीटा होता है ना। तो अब यहाँ पर थीटा का मान जब तुम 0 डिग्री पुट करोगे तो माइनस एम बी आएगा, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा माइनस एम बी, ऑप्शन नंबर बी सही। चलिए अब ये लास्ट क्वेश्चन हमारा है 70 नंबर क्वेश्चन जो है वो विद्युत चुंबकीय तरंग के संचार की दिशा होती है। तो विद्युत चुंबकीय तरंग की जो संचार की दिशा होती है वो क्या होता है बाबू? E क्रॉस B के समांतर,
एक क्वेश्चन और भी था इसके ऊपर में, तो E क्रॉस B के समांतर होता है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? डी। अब इसके बाद जो है आपका 70 ये ऑब्जेक्टिव हो गया है। आप देख लो अपना कि कितना आपने सही बनाया था, कितना आपका सही जवाब था। 70 में कितना आपका आता है ना, आप वाट अपॉन 70 कितना में आपको, ये आप जो है मार्क्स हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। अब इसके बाद देखो सब्जेक्टिव कुछ क्वेश्चंस दिया हुआ है। सब्जेक्टिव में दर्शाएं कि दो आवेशित चालकों के बीच आवेशों का पुनर्वितरण में ऊर्जा का ह्रास होता है। ऐसे करके आपका 2-2 नंबर का सवाल है, तो आप एक बार इसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। 2-2 नंबर का जो सवाल है, इस सवाल का भी जो है हम आंसर तैयार करके पीडीएफ के फॉर्म में टेलीग्राम चैनल पर डाल देंगे। टेलीग्राम चैनल जो ज्वाइन नहीं करके वो ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल जो है वो हमारा वो @तौहीद फिजिक्स करके है, आप सर्च करोगे और यहाँ पे आपको ज्वाइन कर लेना आकर तौहीद फिजिक्स। तो आज के लिए इतना ही। आप बताइए कि क्वेश्चन आपको कैसा लगा। क्वेश्चन का लेवल जो है पिछले साल के मॉडल सेट से तो थोड़ा बहुत इजी ही है, 19-20 की फर्क कह लो, है ना। तो इजी टू मॉडरेट कह सकते हैं, बहुत ज्यादा इजी भी नहीं कह सकते हैं, बहुत ज्यादा टफ भी नहीं कह सकते, इजी टू मॉडरेट था। आप लोग को कैसा लगा एक बार शेयर करना है ना कमेंट में। तो आज के लिए इतना ही।